तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास पे। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, और ये पढ़ के भी मानवता की क्या भलाई हो जाएगी, क्यों पढ़ना है हमें सेंटर ऑफ मास। तो इन बातों में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो ये जो चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, ये किन के अंतर्गत आता है? ये आता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां पे आपको देखते हो, जब अभी तक हमने चर्चा करी थी सिर्फ किस पे, एक पार्टिकल पे। जैसे आप एनएलएम में देखो, हमने क्या किया था, ऐसे इस तरीके से ब्लॉक बनाया, उस पे फोर्स ऐसे लगाया, या वेट लगाया तो हमने ऐसे लगाया। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मैंने सारे फोर्सेस सेंटर पे ही बनाए थे किसी ब्लॉक पे, राइट। अब आप बोलो सर कहीं और भी लगा दे तो क्या दिक्कत है? और ये रिजिड बॉडी कौन सी बला है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास पढ़ने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो एक बात समझो कि जैसे ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, अगर मैं इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहा हूं, हर एक पार्टिकल सेम स्पीड से जा रहा है, तो अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि ये पार्टिकल यहीं पे और ऐसे गोल 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 घूम रहा है। अब आप इमेजिन करो ये सिर्फ गोल गोल घूम रहा है। क्या इमेजिन किया कि ये ब्लॉक जो है सिर्फ गोल गोल घूम रहा है और आगे नहीं जा रहा है। तो ऐसे घूमते हुए में आपको एक पॉइंट दिखेगा जो बिल्कुल रुका हुआ है। और एग्जांपल लो, नेक्स्ट फैन। ये पंखा ऐसे घूम रहा है, आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जो इसका बिल्कुल बीच का सेंटर का पॉइंट है ये रेस्ट पे होता है, और बाकी के जो लोग हैं ये सर्कुलर मोशन में, बाकी सारे पार्टिकल्स जो इस पॉइंट से जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी तेज घूम रहा होता है ना। तो ये आप कह सकते हो कि इसी लाइन पे उसका सेंटर ऑफ मास है। एक और बात, मान लो आपके पास एक कोई ऐसा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप इसे यहां से कहीं एक कील पे लटका देते हो तो अपने आप ऐसे आ जाएगा। पहले तो रोटेट होगा और ऐसे होता रहेगा, बट सपोज आप ऐसे छोड़ दो, धीरे धीरे ये कुछ फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह है, थोड़े टाइम बाद सपोज करो ये स्थिर हो जाता है। तो अगर मान लो ऐसे इस तरीके से स्थिर होता है कि ये इस तरफ गया और ये ऐसा कुछ जाके स्थिर हो गया, एक लाइन ऐसे खींच दो, ये वाला पॉइंट लोगे तो भी एक लाइन यहां से खींच देना, आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास है क्या, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। और एग्जांपल लो कुछ, जैसे मान लो मैं इस पेन को इस तरीके से घुमा के ऊपर फेंकूं, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जाए, इस तरीके से नीचे आए, एक पॉइंट है जो आपको रेस्ट पे दिखेगा। एक और बात, मान लो मैं इसे इस तरीके से फेंक दूं, ऐसे ऐसे रोटेट होते हुए गया, मान लो ये जो पेन है मैं इसको फेंका, ये यहां पे सपोज करो ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, और अभी मान के चलो कि यूनिफॉर्म है, तो सेंटर के अबाउट आप देखोगे ऐसे रोटेट हो। इनफैक्ट आप एक जीता जागता आदमी रख दो, लात मारो घुमा के, वो ऐसे घूम रहा है, या मान लो चल भी रहा है और ऐसे घूम भी रहा है किसी भी तरीके से। एक रोड ले लो, उसको आप ऐसे टरका दो, मतलब वो घूम भी रही है और आगे भी चल रही है, या सिर्फ घूम रही है। ठीक है, ऐसा कोई भी आप केस देखो तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, सेंटर पॉइंट, कि उसका रास्ता, उसका पाथ कंपैरेटिवली आसान है। अब ये जो पेन ऐसे अगर आप फेंकते हो इस तरीके से जाएगा, ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा। मान लो एक पार्टिकल में सीधा सीधा फेंकता हूं तो मैं बता देता हूं कि पार्टिकल ऐसे जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे इसकी बजाय मैंने ये पार्टिकल ऐसे फेंका होता और ऐसे चला जाता तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। उस इंस्टेंट पे अगर मैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन आपको बोलूं कि टी सेकंड्स के बाद उसकी पोजीशन बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? ये बहुत सारी न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं जो हमें पढ़नी जरूरी है। और देखते हैं, कैरम बोर्ड है, बीच का वुडन प्लैंक हटा दो, अब भी उसे घुमाओगे तो आपको लगेगा सेंटर के अबाउट ही घूम रहा है। पेन है, आप ऐसे घुमा के देखो, एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा, ऐसे रखो और ऐसे करके घुमा दो इसको, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होगा। अब सपोज जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे ही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि उसी बॉडी पे हो, लेकिन आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हो जहां पे अगर मैं सारा मास कंसेंट्रेटेड मान लूं तो मेरा मोशन मैं आसानी से स्टडी कर सकता हूं, लेकिन मेरे मानने से कुछ होता नहीं है, मेरे मानने से कुछ होता नहीं है। जैसे आपने कहा F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां पे तो आप सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हो ना दोस्त। एक पार्टिकल है वो ए से एक्सेलरेट हो रहा है, ए से कौन एक्सेलरेट हो रहा था? सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम की आप बात करते थे, एम वी, ये वी किसकी? सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि ये है देखो लीनियर मोमेंटम। एक पार्टिकल को यहीं पे घुमाता रहूं मैं, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, एट द एंड है वो यहीं पे, लीनियर मोमेंटम नहीं है,
रोटेशनल मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम है उसका, नो डाउट, लेकिन लीनियर मोमेंटम नहीं है उसका। तो ये इन्हीं सारी चीजों पे अपने को चर्चा करनी है। सेंटर ऑफ मास हमारे लिए बहुत काम की चीज है और धीरे धीरे इसको इसकी एप्लीकेशंस आपको समझ आए, है ना। लाइक इस केस में अगर मैं बोलूं ये पेन यहां से ऐसे फेंका था, यहां पे इसकी पोजीशन कुछ ऐसे होगी, यहां पे ऐसे होगी, यहां पे ऐसे होगी, मतलब इस तरीके से घूमता हुआ जा रहा है ऐसे कुछ, लाइक ये इस तरीके से। तो आपको मान लो इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, तो आपको पता है अगर आप इसको इस तरीके से फेंकोगे ना तो इसका सेंटर आपको पैराबोलिक पाथ में ही दिखेगा। तो आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट पे निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कोई शंका संकोच है तो लेक्चर नंबर 5 देख लो एक बार, काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप देख लो ये डिस्टेंस यहां से कितनी दूर है, उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो थीटा कितना चलता है वो थीटा भी आप निकाल लोगे। तो भाई ये इतनी देर में इतना चला और ओमेगा से आप निकाल लोगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो आप बता दोगे कि ये पॉइंट यहां पे कहां पे होगा। ठीक है, रिजिड बॉडी के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताता हूं। जैसे सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है, इसके बीच में कोई भी दो पार्टिकल है ए और बी, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं पर आप मान लो कोई दो पार्टिकल हमने कंसीडर किए ए और बी। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। अब ये अगर ऐसे घूमने एक ही जगह पे घूमता रहे या ऐसे घूम के जाता रहे, ये एक पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, इन दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है। यानी एक बात साफ है कि किसी भी रिजिड बॉडी पे अगर मान लो आप ए पॉइंट पे बैठ के बी का मोशन ऑब्जर्व करोगे, या तो ये आपको रेस्ट पे दिखेगा या घूमता हुआ दिखेगा। मतलब कि कैसा हो सकता है, अगर मैं इसे ऐसे घुमाऊं तो ए यहां पे बी यहां पे, उसको ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। आप बोलते हो तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पे मैं आपको एक सवाल करवा दूं, अच्छा सुंदर छोटा सा सवाल, ठीक है। तो रिजिड बॉडी का क्या है, ये हम पढ़ते क्यों है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की स्टडी करने के बाद हम ऐसा मान लेते हैं कि उस बॉडी का पूरा मास जो इधर उधर फैला हुआ है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के बाद लीनियर जो कैलकुलेशन है उसके लीनियर मोशन की जो स्टडी है वो हम कैसे करते हैं, सेंटर ऑफ मास से। हम ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जो सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है, ये जान के हम उसकी कौन सी स्टडी कर सकते हैं, लीनियर, ठीक है। उसके बाद एक सेंटर ऑफ मास की, जैसे मान लो एक बॉल में ऐसे फेंक दूं, ऐसे एक बॉल रोल होते हुए जा रही है, आप देखो उसका सेंटर एज इट इज जा रहा है, बाकी वो ऐसे ऐसे घूम रही है, लेकिन सेंटर एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, प्योर रोलिंग में वो असिस्टेड नहीं हो रही है। तो सेंटर जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, तो मैं बाकी पॉइंट्स की स्टडी कर सकता हूं। सेंटर पे बैठ के आप नीचे वाले पॉइंट को देखो, ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, ओ ये इधर गया, ऊपर वाले ओ उधर गया। यानी कि अगर मान लो आप ये कोई ऑब्जेक्ट मानते हो, यहां पे बैठ के आप देखते हो, ये आपको ऐसे जाता हुआ दिख सकता है, गोल गोल घूमता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये आपको इधर या इधर जाते हुए नहीं दिख सकता, क्योंकि इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। चलो ऐसा करते हैं, एक सवाल करते हैं इस पे। सवाल अपना कुछ इस प्रकार से है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है कोई रोड ए बी, ठीक है। अब आप सोचो अगर ये ऐसे रखी हुई है, मतलब कि दीवार पे इस तरीके से, और ये ऐसे करके गिर जाएगी, ऐसे है, ऐसे गिर गई, तो हर पॉइंट पे ए और बी की वेलोसिटी अलग अलग है। हर पॉइंट पे ए और बी की वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा ए और बी, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। रीजन क्या है, भले वो हर इंस्टेंट पे रिलेशन बदल सकता है थीटा के बदलने से, लेकिन कंसेप्ट यहां पे आपको ये यूज करना है, कौन सा, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन का, कि दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। अब मान लो आपको बोला हुआ है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये एंगल थीटा है, पॉइंट ए जो है वो v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। आप एंगल थीटा ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बी जो है वो इस तरीके से जा रहा होगा, मान लो इसको वी भी मान लेते हैं, इसको ऐसा करो वी ए मान लो, ठीक है। वी ए वी बी का आपको रिलेशन निकालना है एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, जब ये रोड थीटा एंगल बना के रखती है तब। ये थीटा किसी भी इंस्टेंट का एंगल है, तो आप क्या कंसेप्ट लगाओगे,
इस VA के आप दो कंपोनेंट्स ब्रेक करो, एक ये आ गया और एक ये आ गया। सिमिलरली VB के दो कंपोनेंट्स ब्रेक करो, एक ये और एक ये। अब अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये VA है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, VA cos 90 माइनस थीटा, यानी कि VA sin थीटा। ये VB के इस कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी कि ये आ गया VB cos थीटा। तो VB की वैल्यू आप निकाल सकते हो VA tan थीटा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब देखो ये कंसेप्ट हमने निकाला कैसे, इसकी VA की अलोंग द रोड वेलोसिटी ये है, VB की अलोंग द रोड वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है। अगर ये दोनों सेम ना हुए तो इनके बीच में आ गया कुछ रिलेटिव मोशन। तो लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी, उनके बीच में कोई रिलेटिव, उसके अलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, अदरवाइज उनके बीच की दूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम आगे प्रस्थान करते हैं और सेंटर ऑफ मास पे चर्चा करते हैं। देखो आज हम जानने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले आपको उसकी पोजीशन कैसे कैलकुलेट करनी है, सेंटर ऑफ मास निकालना है सबसे पहले अपने को। और इसमें मैं आपको सारे केसेस बताऊंगा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, टू पार्टिकल सिस्टम, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, किस तरीके से आपको सोचना है, और ये सारी इस तरीके की बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, पोजीशन निकालने के बाद हम दूसरी बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। अब मैं सेंटर ऑफ मास को COM लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। पोजीशन आप निकालोगे किसकी, या तो आपके पास कोई टू पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम हो सकता है। मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, या कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो सकती है। इट कैन बी यूनिफॉर्म, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म, इट कैन बी ट्रंकेटेड। तो सर सुनने में तो अच्छा लगा ये शब्द, इसका मतलब क्या है? मान लो यूनिफॉर्म बॉडी है, उसमें से कुछ निकाल लिया एक आध टुकड़ा, इस तरीके के अगर सवाल है तो आप किस तरीके से डील करेंगे। उसके बाद आप चर्चा करोगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, किस तरीके से उसकी पोजीशन निकालिए, फिर वेलोसिटी, मोमेंटम वगैरह, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें आप निकालोगे। ठीक है, हम इन पे चर्चा करेंगे और उसके पश्चात आज का लेक्चर ओवर। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना शुरू करते हैं। आप समझो जैसे ये पॉइंट मेरे को यहां से होल्ड करना है, मैं इस पॉइंट से होल्ड करना चाहूं तो कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों, आपको क्या लगता है मैं एक पेन नहीं उठा सकता? क्या मैं एक पेन उठाने में भी असमर्थ हूं? नहीं। यहां से होल्ड करूं हो जाएगा, हो जाएगा। यहां से होल्ड करूं तो ऐसे नीचे जाएगा। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है, सपोज दो चाकू की नोक है, नाइफ पॉइंट, ऐसे मैं बैलेंस कर सकता हूं, इधर आता जाऊं, अभी भी दो पे हो रहा है, अभी हो रहा है, इस पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, इस वाले पे। ये हम रोटेशन में समझेंगे कि किस पे लोड ज्यादा पड़ेगा, टॉर्क बैलेंस कैसे करना है, घूमेगा कैसे, ये सारी बातें। लेकिन अगर एक सिंगल पॉइंट से मुझे अगर बैलेंस करना है तो मैं यहां सेंटर ऑफ मास से कर पाऊंगा, राइट। अब अगर मान लो अभी मैं यहां पे कर पा रहा हूं और मैं यहां पे एक पेन और ऐसे खड़ा करके रख दूं तो क्या हो पाएगा? नहीं, यहां पे रख दूंगा तो नहीं हो पाएगा। फिर इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, देखो ऐसे। तो एक बात साफ है कि जिस तरफ मास ज्यादा होगा वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। जैसे कि सपोज करो ये है 2 kg और ये है 1 kg। टू पार्टिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, ये दूरी है मान लो r, और ये डिस्टेंस आप सपोज करो यहां से है r1, यहां से है r2, राइट। तो मास का रेशो है 2:1, r1:r2 होगा 1:2, मतलब ये आएगा 1:2, मास का उल्टा। यानी कि अगर और जनरलाइज करें, सपोज ये है m1 और ये है m2, तो अगर आपको m1 m2 के बीच की दूरी है r और आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे ये m1 है तो यहां से दूरी कितनी होगी,
m1 से दूरी होगी, इसको यार m1 और m2 ऐसा करो, ये मान लो m2, इसको मान लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी। ये है सपोज m2, ये है m1, तो ये वाली दूरी रहेगी r1, ये वाली दूरी रहेगी r2। तो सपोज अब आपको r1 निकालना है। r1 क्या है? m2 से दूरी। ठीक लिखा है ना मैंने? जैसे अगर कोई भी दो मास आपके पास हैं, मान लो ये है m1 और ये है m2, जैसे यहां पे तो हमने 2 kg और 1 kg लिया था, तो हमने बता दिया कि जी डिस्टेंस का रेशो होगा 1:2, राइट? तो ऐसे ही ये जो दूरी है, ये आप r1 r2 मानो या किसी भी तरीके से मानो, लेकिन कंसेप्ट क्या रहेगा? जैसे यहां पे ये वाली दूरी आप सपोज करो r2 ही मान लेते हो, ये वाली दूरी r1 मान लेते हो, ऐसे ही m1 m2 इनका सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहां कहीं लाई करता है, ठीक है? ये वाली दूरी आपने मानी है r1 और ये वाली दूरी आपने मानी है r2। पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है? r सपोज। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहां पे है, मान लो इससे डिस्टेंस r1 है, तो ये r1 डिस्टेंस होगा कितना? बताओ। ये होगा, कैसे पता लगाओगे आप? जैसे ये है 2, ये है 1, तो डिस्टेंस कितना है? ये 1, ये 2, यानी कि 2 kg से कितना डिस्टेंस आया? सोच के देखो, 2 kg से कितना डिस्टेंस आया? 2 kg से डिस्टेंस आया 1, ठीक है जी। और 1 kg से कितना डिस्टेंस आया? 2 kg से डिस्टेंस आया 1, और 1 kg से डिस्टेंस आया आपके पास कितना? 2। लेकिन ये कब? जब टोटल डिस्टेंस था आपके पास कितना? 3 मीटर। अगर मान लो ये डिस्टेंस होता 6 मीटर, तो आप कहते जी ये आएगा 2 मीटर और ये आएगा 4 मीटर, यानी कि टोटल कितना था? टोटल कितना था? 3। टोटल कितना था? 3। टोटल कितना था? 3। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 1, यानी m1 बाय m1 प्लस m2, यानी कि 2 kg से डिस्टेंस कितना होगा? देखो, आप 2-4 एग्जांपल और ले लो, उसके बाद आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि करना क्या है। जैसे ये आपने लिया 2 kg, ये लिया आपने 1 kg, तो अगर मैं कहूं कि 2 kg से डिस्टेंस जितना भी है, अगर ये x होगा तो ये डिस्टेंस 2x होगा, और ये सपोज पूरा जो डिस्टेंस है आपके पास, ये है r। कितना है? r, राइट? तो आप अब इसको कैसे पता लगा सकते हो कि 3x जो है वो किसके बराबर है? r के बराबर। और ये 3x आप लेके कहां से आए हो? m1 m2 से लेके आए हो। 3x कहां से लेके आए हो? m1 m2 से। बेसिकली ये जो r1 r2 आ रहा है ना, ये आ कैसे रहा है? आप डायरेक्ट ऐसे समझ लो, m1 से जो डिस्टेंस होगा वो होगा m2, और m2 से जो डिस्टेंस है वो होगा m1, यानी कि m1 से कितना डिस्टेंस? आपने जो r1 माना है m2, टोटल डिस्टेंस m1 प्लस m2 इंटू r। ये फॉर्मूला मैं आपको इतनी देर से एनालाइज करवाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे अब देखो, यहां से 1 kg वाले से कितना डिस्टेंस है? 2। 1 kg वाले से कितना डिस्टेंस? 2 बाय 2 प्लस 1 इंटू r। r की जो भी वैल्यू है 2/3 r, यानी कि यहां से वैल्यू आएगी 2/3, सॉरी 1 kg वाले से आएगी 2/3 और इससे आएगी 1/3। एक और बार समराइज करते हैं इसको। 1 kg 3 kg दूरी है r। एक बात तो साफ है कि यहां से डिस्टेंस होगा 3x, यहां से डिस्टेंस होगा x, यानी कि आप ऐसा समझो कि अगर मैं इनको जनरलाइज करते हुए m1 m2 लिखता हूं, तो यहां से डिस्टेंस m2 से होगा m1 और m1 से होगा m2। तो अगर मेरे को 1 kg से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है ये निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 3/3 प्लस 1। 3/3 प्लस 1। 1 kg से कितना डिस्टेंस हुआ? 3/3 प्लस 1 इंटू टोटल डिस्टेंस r। तो बेसिकली ये आएगा 3r/4। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए 3 kg से, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/3 प्लस 1 इंटू r, यानी कि r/4। देखो पूरा हो गया, रेशियो भी मैच कर गया। इस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि 2 kg पे तो सवाल करवाने की आवश्यकता है, सॉरी 2 पार्टिकल सिस्टम पे
हम ऐसा करते हैं, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं। अगर सपोज करो R1 जो है पोजीशन वेक्टर है M1 का, R2 पोजीशन वेक्टर है M2 का, और R3 जो है पोजीशन वेक्टर है M3 का, एंड सो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इन सब का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। क्या मजाक है यार ये। तो आप क्या निकालोगे, R जो है सेंटर ऑफ मास का, वो आएगा M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। अब ऐसे ही अगर मान लो आपको निकालना है x सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का आपको निकालना है x कोऑर्डिनेट, तो आप कैसे निकालोगे, M1 x1 प्लस M2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। ठीक है, कहानी साफ है। ऐसे YCM निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ZCM निकालना हो तो भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात। तो ठीक है सर, सेंटर ऑफ मास तो हम निकाल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। क्या यार, अब देखो ये है आपके पास एक्स, सॉरी दिवाली का असर चढ़ गया है लगता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब चार कोऑर्डिनेट्स, चार पार्टिकल रखे हुए हैं बेसिकली एक्स स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स पे, और उनका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। चारों वर्टेक्स पे एक एक पार्टिकल रखा हुआ है, और इसकी एज लेंथ सपोज करो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये कुछ इस प्रकार से 1 kg, 2 kg, 3 kg, और यहां रखा हुआ है 4 kg। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का जो आपको फॉर्मूला बताया था M1 x1 प्लस M2 x2, उससे आप सॉल्व करके निकाल लो, और उसके बाद आंसर चेक करना है कि आपका x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना आया और y कोऑर्डिनेट कितना है। मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा गधा मजदूरी नहीं करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। आप एक बार को ये समझो, 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये 7 kg यहां रखा है, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं। 7 kg ऐसा है जिसका y कोऑर्डिनेट है 0, और 3 kg यहां रखा है जिसका y कोऑर्डिनेट है 10। तो y कोऑर्डिनेट देखो, ये है 3:7, आंसर आएगा 7:10। ये दूरी आएगी 7, ये दूरी आएगी 3। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 7 वाले के पास होगा ना यार, ये यहां आएगा, ये वाली दूरी आएगी 3 और ये वाली दूरी आएगी 7। 7 किलो वाले के पास होगा, 7 किलो यहां पे, तो यहां से 3, 3 वाले से 7। तो अब आप चेक कर सकते हो कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है, y सेंटर ऑफ मास, वो आएगा 3 सेंटीमीटर। x कोऑर्डिनेट निकालें, चलो देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे रखा है 5 किलो, x इज इक्वल टू 10 पे रखा है 5 किलो, जाहिर सी बात है बीच में आएगा। कैलकुलेट करके देख लो, x सेंटर ऑफ मास 5 सेंटीमीटर आएगा, x सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप और एनालाइज कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहां है,
उसमें सबसे पहले देखो कुछ हैं जिनकी मैं बात आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या आंसर आता है, किस तरीके से सॉल्व करते हो, फिर मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा। वेरिएबल डेंसिटी है तो क्या करेंगे, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। जैसे कि पहली बात है, सपोज करो आपके पास कुछ कॉमन शेप्स और कुछ 3D ले लेते हैं और एक आध ये कुछ शेप्स हो गए, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की सिमेट्रिक बॉडीज हैं, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यदि आप पता करना चाहो तो कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर ये यूनिफॉर्म है तो, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, मान लो एक रेक्टेंगल है, उसके सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा, पर आपने दोनों डायगोनल पे कुछ रख दिया तो कहानी खराब हो गई। लेकिन अभी आपको चेक करना पड़ेगा कहानी खराब हुई है कि नहीं हुई है। मान लो 3 डायगोनल पे कुछ रख दिया तो पक्का खराब हो जाएगी। 2 इधर वाले हैं तो खराब हो जाएगी, उधर वाला है तो आप देखोगे सिमेट्री आ रही है दोनों लाइंस के अलोंग, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा क्योंकि उस सिमेट्री के ही अलोंग सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए। अगर स्क्वायर होता तो मैं कह सकता था कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेक्टेंगल है तो मैं चेक करूंगा कहां पे कौन सी किस डिस्टेंस से क्या क्या होगा, उस तरीके से एनालाइज करके आंसर बताऊंगा, राइट। चलो अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ उन चीजों की उन ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं जो कॉमन नहीं है। जैसे ये है सेमी सर्कुलर रिंग, यहां से डिस्टेंस होता है इसका 2r/π। ऐसे ही डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3π। आप देखो r/π वहां पे भी, यहां पे 2 है, वहां पे 1.33 कुछ है ना। तो आप बता सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे है, क्योंकि देखो यहां पे मास बहुत ज्यादा होगा। ये सॉलिड है, डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। ऐसे कुछ और कॉमन है, इनका अगर आपको याद भी रह जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे कोन का आप देखो, सॉलिड है या होलो, डिपेंडिंग अपॉन सॉलिड या होलो, आंसर आपका कितना आएगा, h/3 और h/4, ठीक है। होलो है तो नीचे होना चाहिए, h/3 h/4 आप देख सकते हो। अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो 3r/8 आएगा। ये बातें आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और जैसे मान लो कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, आप कैसे निकालोगे। जैसे सपोज करो ये एक रोड है, थिन रोड है, वाई कोऑर्डिनेट आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और अगर सिमेट्रिक है तो वाई कोऑर्डिनेट वैसे भी इसके बीच पे ही आएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग ही होता है। तो एक एंड रखा हुआ है x = 0 पे, और एक एंड रखा हुआ है सपोज x = L पे। अब ये जो है ये 1D ऑब्जेक्ट है, यानी कि रोड जो है वो लीनियर है। लेकिन अगर मान लो आपको दिया होता है ये यूनिफॉर्म रोड है, तो आप डायरेक्ट आंसर बताए थे कि सर इसका आंसर आएगा L/2, ठीक है। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो इस तरीके से कोई बॉडी है जो जिसकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। जैसे इस केस में मैं निकालूंगा x सेंटर ऑफ मास इसका किस तरीके से, x dm/dm, ठीक है। अब एक बात मेरी आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि यहां पे जो मास है ये इसकी लेंथ में है। अगर 2D ऑब्जेक्ट होता, जैसे यहां पे आप बात करते हो लैम्डा, सिग्मा, रो, इन 3 चीजों की। लैम्डा का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का मतलब है मास पर यूनिट एरिया, रो का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये मान लो कोई 3D ऑब्जेक्ट होता तो मैं रो की बात करता, यहां पे मैं डीएम की वैल्यू जब निकालूंगा तो यहां पे जैसे मैं लैम्डा dx लिखूंगा, इस केस में आप क्या लिखते हो, डीएम की वैल्यू आप यहां पे क्या लिखते हो, लैम्डा dx। यहां पे आप डीएम की वैल्यू क्या लिखते हो, सिग्मा dA। यहां पे आप डीएम की वैल्यू क्या लिखते हो, रो dV। यानी कि छोटे से वॉल्यूम में कितना मास है, उस हिसाब से आप
पता करोगे कि डीवी वॉल्यूम है, मतलब इतना मास इतने वॉल्यूम है, उससे आप डेंसिटी पता करोगे, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो डीवी में कितना होगा, रो डीवी। ऐसे ही एरिया में सिग्मा मतलब एक यूनिट एरिया में कितना मास समाया हुआ है, उससे आप पता करोगे डीए एरिया में कितना मास है, राइट। इसी तरीके से तीनों बातें हैं। तो अब जैसे यहां पे सपोज करो आपको लैम्डा दे रखा है a प्लस बी एक्स, ये आपको दिया होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप dn की वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा dx। चलो सॉल्व करो, वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या डाल दी जाए बताओ, x की वैल्यू तो x रहेगी, dn की वैल्यू लैम्डा dx, मतलब कि a प्लस बी एक्स dx ओवर dm की जगह क्या लिखे हम, बताओ बताओ, लैम्डा dx, यानी a प्लस बी एक्स dx। लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेके l तक, जीरो से लेके l। अब ये आपको वैल्यूज डाल के स्वयं सॉल्व कर लेना है, मैं उम्मीद करता हूं आप कर पाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले ax ये bx स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट्स डाल दो और एलसीएम वगैरह ले लेना, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आंसर है, मतलब उससे क्या है कि नीचे जो फ्रैक्शन में 2 और 3 आ रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। चलो आंसर सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में बता देना कितना है। तो ये हो गई यूनिफॉर्म रोड की कहानी। अब मान लो आपके पास कुछ केसेस आते हैं ट्रंकेटेड बॉडीज के, जैसे कि यार ये पूरा बनाया था, मान लेते हैं यहां पे इसका सेंटर है, एक डिस्क है जिसका रेडियस है कितना r। पहले क्वेश्चन में ये डिस्क है, दोनों क्वेश्चन करेंगे, पहला ये डिस्क है, दूसरा ये स्फीयर है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि ये एक डिस्क है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, और डिस्क का रेडियस है r। यहां से आपने एक छोटी डिस्क निकाल ली है, यहां से आपने क्या किया, एक छोटी डिस्क निकाली है जिसका रेडियस है r/2। रेडियस कितना है जिसका, r/2, यानी कि ये। अब आप बताओ कि ये निकालने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा। जाहिर सी बात है अगर ये एज इट इज है तो इसका सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। मैं क्या करता हूं, इसको ओरिजिन मान लेता हूं, 0 ओरिजिन ओ, और ये कितना हो जाएगा r/2, 0। अब पहली बात, अगर ये यहां से निकाल दिया जाए तो भी क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्री रहेगी, हां सर बिल्कुल रहेगी। अगर सिमेट्री रहेगी तो क्या सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वाई सेंटर ऑफ मास तो आ गया 0, इसके हट जाने की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं कुछ थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए। कितना शिफ्ट होगा आओ निकालते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स सी। आप क्या करो, देखो ये पूरा जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ी जो डिस्क है, मान लो इसका मास जितना भी है, छोटे वाले का रेडियस आधा है उससे। ध्यान से सुनना ये बात, अगर छोटे वाले का रेडियस आधा है तो मास 4 गुना कम हो जाएगा। मास कितना हो जाएगा, 4 गुना कम। तो यानी कि अगर बड़ी वाली डिस्क का मास है 4 तो छोटी वाली का मास हो जाएगा 1, लेकिन माइनस का क्योंकि निकाला गया है, एक और नहीं रखा गया है, तो बस अब लगा दो। ये 4 किलो कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे। माइनस का 1 कहां रखा है, r/2 पे, माइनस का 1 r/2 पे, डिवाइडेड बाय 1 भी लिख लो यार यहां पे, मतलब ये बेसिकली मैंने लिखा है m1x1 प्लस m2x2 बाय टोटल मास कितना है 4 - 1, यही आपका आंसर है। ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया -3, सॉरी 3, तो माइनस r/2 ओवर 3, आंसर आ गया आपका -r/6। बेसिकली ये सवाल है इतने। अब आप बोलो सर हमारी किताब में एक पेज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, दैट्स योर फॉल्ट, दैट्स नॉट माइन। ऐसा करते हैं, इसी में देख लो एक बारी, अगर मान लो ये जो आपको दिया हुआ है ये डिस्क ना होके, डिस्क ना होके क्या है, डिस्क ना होके क्या है, सपोज करो स्फेयर है, क्या है,
फर्स्ट केस में स्फीयर है, दूसरे में अगर मान लो ये आपको क्या, फर्स्ट में डिस्क है, दूसरे में अगर आपको बोला जाए कि ये है स्फीयर, तो अब निकालो सेंटर ऑफ मास कहां है। तो जाहिर सी बात है जहां से ये निकला है ये इस तरीके से, वाई और जेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स में ही फर्क पड़ेगा, इस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा देखते हैं, आओ। इस बार क्या है, इसका रेडियस हुआ है हाफ, रेडियस कितना, हाफ, तो मास कितना हो जाएगा, रेडियस 1/2 होने से मास 1/8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इस बार मास इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सोचो, रेडियस आधा होने से वॉल्यूम 1/8 हो जाता है, वॉल्यूम 1/8 हो गया तो मास 1/8 हो गया, यानी कि इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का मास, बड़े वाले स्फीयर का मास, आप 8 ले लो, उसका -1 ले लो। अब आ जाओ, 8 kg कहां रखा है, 0 पे रखा है सर, -1 कहां रखा है, r/2 पे रखा है, टोटल कितना 8 - 1 यानी कि 7, आंसर कितना -r/14। खत्म, ओवर, टाटा, बाय बाय। आगे चलें, क्या हमें 1-2 सवाल और करने चाहिए, करते हैं, चलो। आपको बोला गया है इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, मतलब कि ये वाला पोर्शन अगर हटा दिया जाए, इतना इतना पोर्शन अगर निकाल लिया जाए, तो अब ये जो बचा है 1 2 3, 3 बॉक्सेस, मान लो ये लेंथ आपको दी हुई है ए, ये आपको दी हुई है 2a, ये a और ये 2a। अब आप इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। देखो, दो बातें, आप ऐसा समझो कि ये यूनिफॉर्म है, आपको दिया हुआ है, एक पार्टिकल आप यहां मान लो रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है। एक बात तो ये आप m1 x1 m2 x2 से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ड्राइंग पे नहीं जाए, ड्राइंग अपनी उतनी अच्छी नहीं, आपको पता ही है। दूसरी बात, ये लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। आप एक निकालो, बात बन जाएगी, ठीक है। इधर इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा, यार ड्राइंग ज्यादा ही बेकार हो गई है अपनी, नहीं। इस तरीके से आपको ये कुछ दिखेगा, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम आ रहे हैं। अभी भी यार ड्राइंग बड़ी बेकार लगी है, ऐसा करते हैं दोबारा बना देता हूं मैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो आप बता सकते हो ना कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्री आपको दिखाई देगी। तो आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से कोई एक निकाल लें, और वही जो है दूसरे का भी आ जाएगा। अब एक बात तो आपके पास ये है कि m1 x1 से निकाल लो। दूसरी बात, एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये हो गया 2m और ये हो गया m, इनके बीच की दूरी है कितनी, a। ध्यान से समझना ये बात, ये 2 ये 1, इनके बीच की दूरी a, तो ये वाली दूरी मैं कह सकता हूं आएगी a/3 और ये आएगी 2a/3। तो सपोज यहां कहीं सेंटर ऑफ मास आता है,
तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये a/2 है और ये a/3 है, तो आपका आंसर आएगा a/2 प्लस a/3, 6 5 5a/6। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बारी, मैंने क्या बोला, x कोऑर्डिनेट कितना है 2, इस 2m का x कोऑर्डिनेट है a और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, जितना भी है, वैसे 3a/2 है ये, तो यहां पे रखा है 2m अपने पास और यहां पे रखा है m, इनके बीच की दूरी है a, तो ये 2:1 है, तो ये आएगा 1:2, यानी कि ये 1/3 और ये 2/3 है ना। इतनी प्रैक्टिस अब तक आपकी हो जानी चाहिए, इतना आपको समझ आना चाहिए। तो ये a/3 और ये 2a/3, या आप ऐसा सोच लो m/3m और 2m/3m इंटू a, है ना। तो यहां से a/3 आ गया और ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है a/2, तो a/2 प्लस a/3। क्लियर? ये मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पे कुछ बेसिक से सवाल करवाए। अब हम आगे चर्चा करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको पता है RCM क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस एंड सो ऑन, यही होगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे आपको वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की, VCM। ये कितना आएगा, m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आपको चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप ऐसे लिखोगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। तो जो पोजीशन आप जिस तरीके से निकालते हो उसी तरीके से आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ये टोटल ऐड करके क्या होगा, एंटायर रिजिड बॉडी का टोटल मास। इस टोटल मास को इधर ले आओ, तो यहां से आप क्या देख सकते हो, टोटल मास इंटू VCM, यानी कि m VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां से आप क्या देख सकते हो, m ACM इज इक्वल टू m1A1 प्लस m2A2 एंड सो। अब इसको डिफरेंशिएट करके भी आप ये ला सकते थे, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, mv क्या होता है, mv बताओ क्या होता है, मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो है सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। और ma क्या होता है, फोर्स, ये भी क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 एंड सो ऑन, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, अगर ये आपको पता है तो आप सवाल करने में संपूर्णतः सक्षम हैं। चलो कुछ सवाल करते हैं। बोल्ड बना लेते हैं यार एक, इन दोनों बॉल्स के बीच की दूरी है 90 मीटर, ये है 1 kg, ये है 2 kg। इसको मैंने नीचे फेंका 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इसको ऊपर फेंका 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आपको बताना है, आपको ऐसा बोला गया कि कहीं तो मिलेंगे, मिलने के बाद चिपक जाएंगे। जैसे मान लो ऐसे गिरा और ये ऊपर तक पहुंच गया, फिर चिपक के ऊपर गए और रहा। आपको ये बताना है कि चिपकने के बाद मैक्सिमम किस हाइट तक ऊपर जाएंगे, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे निकालेंगे इसको, मामला सिंपल है बिल्कुल। कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखो सेंटर ऑफ मास है कहां पे, सेंटर ऑफ मास यहां पे है, ये 1:2, तो ये डिस्टेंस 2:1, यानी कि अभी इनिशियली सेंटर ऑफ मास आपका जो है वो 60 मीटर पे है। इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे है, 60 मीटर पे। तो मैं क्या है, अब ये मान लूंगा, इन दो को भूल जाता हूं और मैं सिर्फ सेंटर ऑफ मास की चर्चा करता हूं। मैं भूल जाऊंगा कि ये दो ऑब्जेक्ट, में मान लूंगा कि बस एक ही पार्टिकल है और जो इनिशियली कहां पे है, यहां पे, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी पता लगाऊंगा कैलकुलेशन साफ।
इनिशियल वेलोसिटी उसकी मैं पता लगाता हूं कैसे, 200 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 50, ये मैंने लिखा है m1v1 प्लस m2v2, v2 कितनी है -50, ठीक है, ऐसे लिखा। तो यार 200 माइनस 100, 100 बाय टोटल मास कितना है 3, तो ये वैल्यू आ गई जी 100/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमने यू निकाली है सेंटर ऑफ मास। तो अब आप पता लगा सकते हो इनिशियल स्पीड ये है, पार्टिकल यहां पे इनिशियल स्पीड ये है, कितनी ऊपर तक जाएगा मुझे पता है, u²/2g तक ऊपर जाता है, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे 100 × 100/9, 2 ये हो गया g, इससे ये गया 2, 2 पे 5, ये आया 500/9, तो ये वैल्यू आई कितनी 55.55 मीटर लगभग। ये इसमें जोड़ दो, मैक्सिमम हाइट जो कि आपको पूछी थी वो आएगी 115.55 मीटर। टेंग टेंग, दिस इज योर आंसर। सवाल समझ लें अच्छे से, रिवाइंड करके देखें, अच्छा सवाल है, हो जाएगा। आगे चले, चलो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल सा सवाल है। आपको पता है ये 20 माइनस 10/3 एनएलएम, इतना तो आप पढ़ चुके हो। तो इन दोनों की, एक की एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर आप निकालोगे तो कितनी आएगी g/3, इसकी निकालोगे डाउनवर्ड्स कितनी आएगी g/3। आपको क्या निकालनी है, ए सी एम, तो आएगी m1a1 प्लस m2a2 उस डायरेक्शन में। हम ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो 2g/3 माइनस 1g/3 बाई 2 + 1 3, ये हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो 2g/3 माइनस g/3, g/3 यानी कि आपका आंसर आएगा g/9 डाउनवर्ड्स। ये आपका आंसर है, सिंपल सा सवाल था। चलो सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक सवाल और करते हैं मेरी आत्मा की शांति के लिए। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल। ये मास है, ये मास है, ये दोनों मास ले लो m। इस सवाल के पीछे एक कहानी है, मैंने एक बार ये सवाल करवाया था, तो मैंने कहा दो मास ले लो m m, ट्रायंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। तो बच्चे कहें सर m की कोई वैल्यू दे दो, सवाल अच्छा रहता है। मैंने वैल्यू दे दी, बहुत बेकार थी, 379.82, इस तरीके से कोई गंदी सी वैल्यू दे दी। हालांकि वैल्यू जो भी उससे कोई विशेष फर्क इस सवाल में पड़ने वाला नहीं है। आपको बोला गया है कि बताओ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सवाल पहले आपको स्वयं ट्राई करना है एट एनी कॉस्ट। आंसर मैच हो या ना हो एक अलग बात है, आए नहीं आए, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन दे। चलो अब देखते हैं। मान लो इसकी एक्सेलरेशन है इधर a1, तो ये आएगी कितनी g/√2, g/√2। इसकी आएगी इस तरफ, कितनी आएगी g/√2, ठीक है। ये a1 है, ये a2 है। अपने को निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि आएगी m1, जो कि m के बराबर है, a1 प्लस ma1 प्लस ma2 बाय m प्लस m2m, यानी कि a1 प्लस a2/2, यही आएगी। अब ध्यान से समझो, a1 और a2 वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको वेक्टोरियली ही ऐड करना पड़ेगा आपको। कैसे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90, ये दोनों 45, तो ये कितना होगा 90। तो अगर जब दो बराबर वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है √2 टाइम्स। सपोज ये है a, ये है a, तो ये कितना आएगा a√2। तो यानी कि g/√2, g/√2, इनका रिजल्टेंट इधर कितना है g, g/√2, g/√2, इनका रिजल्टेंट g। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा g/2 डाउनवर्ड्स। ठीक है, समझ आया। और एक सवाल हो जाए, चलो एक सवाल और करते हैं।
20√2 45 डिग्री 3m। आपको ऐसा बोला गया है कि एक पार्टिकल है, हमने प्रोजेक्ट किया जिसका मास है 3m। कितना मास है? 3m। यहां से प्रोजेक्ट किया कितने की रफ्तार से? 20√2 45 डिग्री के एंगल पे। आपको ये बोला कि ये जो 3m है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टूट के गिर जाता है कहीं भी, और एक टुकड़ा m, दूसरा 2m। ये जो 2m है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से 100 मीटर दूर जाके लैंड करता है। बताओ ये कहां जाके लैंड करेगा? ठीक है, सवाल साफ है? सवाल समझ लो अच्छे से, स्वयं ट्राई करें, उसके बाद देखो। देखो भाई, कहीं पे भी ये गिरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं आके गिरेगा जहां पहले गिरता। इंटरनल मैटर से कुछ चेंज तो होता नहीं है विशेष। ठीक है, अब आप जैसे यहां पे आए, चलो वो तो हमने एनएलएम में भी देखा था, एफ डीपी बाई डी, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो मोमेंटम भी चेंज होगा नहीं, इंटरनली कुछ हो नहीं सकता है। ये 3m इसका सेंटर ऑफ मास जहां जाना चाहिए वहीं जाके गिरेगा। अब आपको इस सवाल में क्या बोला गया है? आपको इस सवाल में बोला गया है सबसे पहले आप रेंज निकालो, कितनी आएगी भाई? 20 इधर 20 इधर, 4 सेकंड, 80 मीटर आ जाएगी। रेंज कितनी आएगी? 80 मीटर। और सर आपने इतनी फास्ट कैसे कैलकुलेट किया? भाई 20√2 का मतलब ये वैल्यू ऐसे दी है, 20 इधर 20 इधर 20 इधर, मतलब 4 सेकंड हवा में 20 की रफ्तार से 80 मीटर जाएगा। तो 80 मीटर यहां सेंटर ऑफ मास गिरना चाहिए, लेकिन 2m कहां गिरा? 2m कहां गिरा? इसको मैं कहीं और लिख देता हूं। आपको यह बताना है कि m जो है वो कहां गिरेगा, जबकि 2m जो है वो 100 मीटर पे गिरा है। यानी कि 2m जो है वो आपका कहां गिरा? यहां पे गिरा। 2m यहां पे गिरा, गिरना चाहिए था 80 पे, उससे 20 मीटर दूर जाके गिरा। तो आपको बताना है m कहां गिरेगा। मान लो m यहां कहीं गिर जाता है, m यहां कहीं गिर जाता है, लेकिन क्योंकि यहीं कहीं गिरना पड़ेगा ना, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आज भी यहां होगा। अब सोचो 2m यहां पे है, m यहां पे है, ये 80 मीटर वाले पॉइंट से कितनी दूर है? 20। तो ये कितनी दूर होना चाहिए? 40। खत्म सवाल। सॉल्व नहीं करना था आपको भाई। अगर यहां पे गिरना चाहिए, 2m वाला इससे 20 मीटर दूर है, तो m वाला इससे 40 मीटर दूर होगा। अब आप सोच के देखो कि यहां पे ये m है और ये 2m है, तो क्या सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा? यानी कि अगर ये डिस्टेंस x है तो जाहिर सी बात है ये 2x होना चाहिए। बस इसी कंटेक्स्ट में मैंने बिना सोल्व किए डायरेक्ट आंसर बता दिया है कि ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो एक अंतिम सवाल करते हैं सेंटर ऑफ मास पे, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। प्लैंक वाले सवाल, इसमें मैंने देखा अक्सर बच्चे अटक जाते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते रहते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। वो अब आपको वैसे नहीं निकालना है, तो कैसे निकालना है? डायरेक्ट निकालना है। मान लो सपोज करो ये आपको दी हुई है 20 किलो की। कितने की? 20 किलो की। और ये आदमी का वजन है मान लेते हैं 80 किलो। कितना? 80 किलो। लेंथ इसकी आपको दे दी गई है 20 मीटर। आपको ये बताना है कि जब ये आदमी चलते हुए यहां पहुंच जाएगा, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन देखो कहीं नहीं है, तो ये ऐसे जाएगा तो इसको प्लैंक को पीछे धकेलेगा। तो ये अपर एंड तक, सॉरी अदर एंड तक जब पहुंचेगा तो प्लैंक कितना पीछे आएगा और आदमी कितना आगे जाएगा। अब देखो ऐसे सवाल करते कैसे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भारी है वो कम चलता है। सेंटर ऑफ मास के इन कंसेप्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ मास के रेशियो से मतलब है। आप मान लो प्लैंक का मास कितना है? 1, आदमी का कितना है? 4। तो अगर ये दूरी भाई 5 मीटर होती ना, तो आदमी चलता 1 मीटर मैन, और प्लैंक चलता 4 मीटर। अगर ये दूरी कितनी होती? कितनी होती? 5 मीटर। तो आदमी चलता 1, प्लैंक पीछे आता 4, क्योंकि प्लैंक से आदमी 4 गुना भारी है। ऐसे ही अगर ये 10 मीटर होती लेंथ, तो प्लैंक 8 पीछे जाता, आदमी 2 आगे जाता। आज ये 20 मीटर है, 20 मीटर है तो डबल कर लो, आदमी कितना आगे जाएगा? 4 मीटर, प्लैंक कितना पीछे आएगा? 16 मीटर। रेशो 1:4 मेंटेन है, यही आपका आंसर है। एक और सवाल करना है, कर लो इस पे। कुछ नहीं, बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। इस बार आदमी ले लो 60 किलो का,
प्लैंक ले लो 20 किलो, ये दूरी ले लो 10 मीटर, बताओ क्या होगा? मास का रेशो 1:3, ठीक है। यानी प्लैंक अगर 3 कदम चलेगा तब आदमी 1 कदम चलेगा। मैन और प्लैंक का रेशो 3:1, तो चलने का रेशो 1:3। तो यानी मैन अगर x चलता है तो प्लैंक 3x चलता है। टोटल कितना हुआ? 4x। ये 10 के बराबर है। यानी आदमी चलेगा 2.5 मीटर, प्लैंक चलेगा 7.5 मीटर। बताओ, बात समझ आई? आदमी कितना चला? 2.5 मीटर, प्लैंक कितना चला? 7.5 मीटर। खत्म। समझ आई ये बात? ऐसे ही एक दो सवाल और है कि एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, दोनों के मास अलग अलग है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, बताओ कौन किधर जाएगा? तो बस आपको ये देख लेना है कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वो एक्चुअल में डिस्प्लेस होगा नहीं, आपने जो नया निकाला और पुराना निकाला उसमें जो डिफरेंस आ रहा होगा बस उतना उधर शिफ्ट हो जाएगा ताकि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी दिवाली।